बताओ फिजिक्स क्या होता है। अब देखो फिजिक्स को कैसे हम समझेंगे। फिजिक्स क्या है, एक इवेंट ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और लॉज, इन चारों के कॉम्बिनेशन से हम फिजिक्स को ना डिफाइन करते हैं। ये सारा आप कोई भी फिजिक्स में कुछ भी स्टडी करते हो तो आप पहले वो एक इवेंट के थ्रू ही आप ऑब्जर्व करते हो। अगर आप इसको समझना चाहो तो आप लोगों को चेस का गेम पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 into 8 टोटल 64 बॉक्स होता है ना। टोटल 64 का हमारे पास, और अभी भी सारे बच्चे का म्यूट नहीं है। कौन है जो अभी तक म्यूट नहीं किया? म्यूट कर दो, आपका ऑडियो म्यूट होना चाहिए और वीडियो, तो इससे आप कम डाटा पर भी आप क्लास अच्छे से कर पाओगे। अब देखो अगर चेस है तो सब, ये तो राजा महाराजा का गेम है स्टार्टिंग से ही है कि एक तरफ एक राजा है, एक दूसरा तरफ दूसरा राजा है। और ना इसका मान लो कि यहाँ पर एक दास है या मतलब सर्वेंट समझ लो, इनका यहाँ पर एक सर्वेंट है जो कि इसको ना ऑब्जर्व, इसको देख रहा है, खेलते हुए देख रहा है, तो वो क्या मतलब फील करेगा देखते हुए। सर फिजिक्स इज द साइंस विच इज स्टडी नेचर एंड इट्स लॉ, ठीक है, कुलदीप ने बताया, वेरी गुड। अब देखो, अब जो यहाँ पे सर्वेंट है वो क्या गेम को कैसे वो ऑब्जर्व करेगा। उसने देखा कि आपको ये ऑर्डर पता होगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे साइड में हाथी होता है, यहाँ पे घोड़ा होता है, यहाँ पे राजा और रानी इस ऑर्डर में होता है। तो उसने देखा कि हाथी जो चलता है वो एकदम सीधे चलता है, और जो मंत्री होता है ना वो क्या चलता है, वो क्रॉस डायगोनली भी चल सकता है और स्ट्रेट भी चल सकता है। तो ये सर्वेंट ने ये बार बार ना अपनी डायरी में, एक डायरी लेकर बैठा हुआ, बार बार वो मेंशन कर रहा, हाथी ऐसे चला, ऊंट है तो वो ऐसे चला, सिपाही है तो वो एकदम सीधा ही चला, स्टार्टिंग में दो चल सकता है, फिर उसके बाद सिंगल ही चल सकता है। तो एक यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, इवेंट क्या जैसे इवेंट है, और एक ऑब्जर्वेशन हुआ, तो इसने ऑब्जर्व कर रहा है इनको, और बार बार उस चीज को ना, बार बार हम ऑब्जर्वेशन कोई करते तो एक एक्सपेरिमेंट बना लेते हैं, और फिर उसके बाद एक हम लॉज दे देते हैं। तो यही चीज ना, सेम चीज न्यूटन के साथ भी हुआ, ठीक है। न्यूटन के साथ भी यही चीज हुआ। न्यूटन ने क्या देखा कि अगर कोई एक किसी ट्री के ऊपर से, ठीक है, एप्पल आया, ठीक है, एप्पल नीचे गिरा, तो वो चीज नीचे ही क्यों गिरा, उसने क्या किया, इस इवेंट को ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, इवेंट देखा उसने, उसको इवेंट को ऑब्जर्व किया। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया इसने, अब थोड़ी ना कि एप्पल ही नीचे गिरेगा, इसने टेबल को फेंका, जो भी इनके आसपास जो भी चीज था सबको ऊपर से गिरा रहा है, तो इसने यही ऑब्जर्व किया कि वो सारी चीजें जो है ना नीचे ही आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्थ के पास कुछ तो ऐसा चीज है कि जो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसने फिर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट देखा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक लॉ बनाकर दे दिया कि ये चीज ऐसे होता है, उसे ही हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। तो वो एक इवेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये गुजरता है, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए था। अगर आप इसे डिफाइन करोगे तो डिफाइन यही करोगे कि आप, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। नेचर के बारे में पढ़ेंगे और हम इसके ऊपर में एक लॉज के बारे में देखेंगे। तुम लोगों ने गैलीलियो के बारे में सुना होगा। गैलीलियो जो थे, ठीक है, वो न्यूटन से भी पहले का जन्म था उनका। तो गैलीलियो ने एक चीज बताया था, आप ये चीज आपको काइनेमेटिक्स में मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपने स्टोरी सुना हो तो। उसने रेन ड्रॉप के ऊपर उसने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, लेकिन उसने सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाया था इन चीजों को। अगर और अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर देता तो वो जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट है वो गैलीलियो का ही कॉन्सेप्ट होता है। गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया था, अगर कोई रेन ड्रॉप है, ठीक है, अब ये तो बादल स्काई के ऊपर होता है, अगर वो वहां से ये आपका गिरता है, ठीक है, वहां से ये रेन ड्रॉप हुआ, स्टार्टिंग में तो ये चीज क्या होता होगा, बादल में पड़ा हुआ है तो वाटर का तो ये जो
पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन वो बना हुआ रहता है। अगर वहां से वो रेस्ट से गिर रहा है तो फिर एक इंटरवल में आता होगा, फिर अगला इंटरवल में आता होगा, फिर अगला इंटरवल में आता होगा। तो उसने लिखा कि चलिए ये बताइए कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैं एनालिसिस करता हूँ कितना गिरा, अगला t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के बाद अगला 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड, फिर नेक्स्ट अगला सेकंड, ये 3 सेकंड गैप नहीं है। जैसे पहला 1 सेकंड में इतना आया, फिर 1 सेकंड में इतना आया, फिर 1 सेकंड में इतना आया। तो इसका किस अनुसार से ये डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करता है, तो उसने देखा वो x 3x 5x, ये चीज मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा जब काइनेमेटिक्स करूंगा। तो उसने ऑब्जर्व किया x 3x 5x से, और कोई भी चीज अगर रेस्ट से उसको हम नीचे गिराए तो ये रेशियो मेंटेन करता है डिस्टेंस के बीच का। यही चीज एप्पल के साथ भी, अगर कोई चीज गिर रहा होता है तो वो x 3x और 5x के रेशियो से हमें मिलता है। ठीक है, ये सब तो बाकी चीजें हम क्लास में ऑब्जर्व करते रहेंगे। ओके, तो चलो अब, अरे क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का, आप म्यूट करो सारे, अपना म्यूट करके रखो। हमें एक एक करके म्यूट करने में काफी टाइम लगेगा, अगर 54 को हमें चेक करने में किसका म्यूट है किसका नहीं है। चलो ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बता सकते हो? देखो, फिजिकल क्वांटिटी वो होता है, अब हमें फिजिक्स को समझने के लिए, ठीक है, हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए था जिससे हम फिजिक्स को डिफाइन कर दे। ऐसे थोड़ी ना बोल पाएंगे कि हम ऐसा कि एक पर गिरा तो हमारा न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन आ गया, रेन ड्रॉप आ रहा है तो हम यहाँ पे गैलीलियो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करते। तो इसे हमें फिजिक्स को हमें एक्सप्रेस और हेल्प अस टू डिफाइन फिजिक्स। ठीक है, तो हमें फिजिकल क्वांटिटी वो होता है कि हमें जो हेल्प करता है हमें फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए और फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो जो तुम लोगों, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, वेरी गुड। द मेजरेबल क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटी, वेरी गुड। तो मतलब क्या कि फिजिक्स को हमें समझने के लिए, हमें डिफाइन करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत पड़ा, और फिर ये फिजिकल क्वांटिटी फर्दर इसका हमने कुछ डिवीजन किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज आ गए, अब किसको हम सेपरेट करेंगे। तो हमने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे पास, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हमने 3 डिवीजन में डिवाइड किया। एक हमने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल, ऐसे करके मैं पी क्यू लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन। फिर दूसरा आया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिर तीसरा आया हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बाद में आया था, इनिशियल में हमें फंडामेंटल और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आया था। अब बताओ, ये बता सकते हो फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स के होते हैं, तो ये 3 टाइप हो गए। अब बताओ कि आप लोग की फिजिकल क्वांटिटी क्या हो। कोई बता सकते हो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? सर युवा सब नोट्स कर, नोट्स करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको नोट्स करने का कोई जरूरत नहीं, आपको नोट्स मिल जाएगा। हाँ सर, सर लेंथ, क्वालिटी, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन करोगे, आपको आईआईटी जो सवाल पूछेगा ना वो इस अकॉर्डिंग से नहीं, या नीट में जो सवाल पूछेगा आपको बेसिक्स एकदम प्योर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, अच्छा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, तो मैंने क्या लिखा, हाँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है एक्चुअली सर, क्या देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता हो। ठीक है, इसका डेफिनेशन बोलोगे, द क्वांटिटी
द क्वांटिटीज विच slowly, ठीक है, define physics and are independent of other physical quantities. ठीक है, तो मतलब ऐसा फिजिकल, ये स्लोली का मीनिंग होता है अंदर से आत्मीयता, ठीक है, मतलब द फिजिकल क्वांटिटी स्लोली डिफाइन फिजिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करता। अब इसको कैसे यहाँ पर लेके आया, टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी आया हमारे पास ऐसा फंडामेंटल, जिसमें पहला आया था मास, ठीक है। अब वो मास को हम केजी से डिनोट करते हैं। अब देखो, अब वो मास के साथ क्या है, मतलब कि जो कि हमारा इंडिपेंडेंट हो उधर फिजिकल क्वांटिटी में, और साथ में नेचर के साथ भी ये हमारा चेंज ना होता हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि सपोज कि अभी तुम्हारा वेट है 40 केजी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारा वेट है ना 1 घंटे बाद तुम्हारा वेट हो जाए 50 केजी। हो सकता है 40 केजी से कुछ सम अमाउंट का ग्राम में डिफरेंस आ जाए मास में, लेकिन इतना नहीं आ सकता कि 50 केजी हो जाए। तो ऐसा कौन कौन है, ठीक है। तो इसमें रखा गया मास को, मास इतना चेंज नहीं होता है, ठीक है। टाइम के साथ मास इतना ज्यादा चेंज नहीं हो सकता एकदम से, ठीक है, टाइम लगता है उसमें। फिर दूसरा आता है लेंथ। अब लेंथ को मीटर से हम डिफाइन करते हैं। अब लेंथ के साथ क्या हो गया, अब कुछ तुमने लेंथ बना लिया कि इतना इतना डिस्टेंस को सपोज मैं 10 सेंटीमीटर बोल दूं, तो ये चीज ना चेंज नहीं होना चाहिए, ये फिक्स ही होना चाहिए, ये आज भी इतना होना चाहिए, कल भी इतना ही होना चाहिए, ये बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज देखा गया कि लेंथ भी हमारा इंडिपेंडेंट होता है उधर फिजिकल क्वांटिटी से। टाइम के बारे में जानते हो, दुनिया का एकमात्र यही सच है जो किसी के लिए कभी पीछे नहीं गया है, ठीक है। तो ये भी किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका, कोई इस पे कोई चीज ऐसा नहीं है कि करंट दे दो, कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी ला दो तो मास चेंज हो जाएगा या लेंथ चेंज हो जाएगा या टाइम चेंज हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है हमारा, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। फिर अगला आता है हमारा टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन और कभी कभी हम थीटा से भी डिफाइन करते हैं। फिफ्थ में आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसका हम यूनिट एम्पियर, और उसके बाद सिक्स्थ जो आता है हमारा वो आता है मास ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट मोल होता है। और अगला जो होता है सेवेंथ, वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडला से बोलते हैं, ओके। अब देखो हमारे पास जो ये 7 है, इसमें से ये 2 जो है ना हमारे काम का नहीं है, हम इन दोनों को बहुत ही कम पढ़ते हैं, है ही नहीं। थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे लुमिनस इंटेंसिटी, जहाँ पे हमें लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, वो ऑप्टिक्स में, वो भी जाके क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें पढ़ना इस 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर है, ठीक है। तो ये सब पांचों जो है, कभी भी देखो सवाल जब आए ना, ठीक है, तो ये समझ लेना ये किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसको किसी दूसरे के थ्रू इफेक्ट पर मत, उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। कोई ऐसा सवाल आएगा जब आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तो ये सब चीज जैसे आया, मैं बोल दूं कि यहाँ पे चलो मैंने फोर्स लगा दिया, लेंथ पे इतना फोर्स लगा दिया, तो लेंथ क्या हुआ, तो वो लेंथ चीजें चेंज नहीं होता है, वो चीजें हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये चीज हमें समझ के रखना होगा, ठीक ना, ओके। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट सेकेंड आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन हम डेराइव्ड से पहले, ठीक है, आता है डेराइव से पहले हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसमें सिर्फ 2 होता है, थर्ड नंबर पहले हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। अब देखो जो लोग इंजीनियरिंग के हैं वो सॉलिड एंगल मैथमेटिक्स में ना बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और अपने फिजिक्स में ना प्लेन एंगल से ही काम चल जाएगा, सॉलिड एंगल का ज्यादा रोल नहीं होता। और सॉलिड एंगल का अगर थोड़ा सा भी रोल होता है तो क्लास 12th में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाके वो रोल पड़ता है उसका,
तो इसका ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया गया? देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमने फंडामेंटल निकाल लिया था, डिराइव निकाल लिया था, कुछ फिजिकल क्वांटिटी छूट गया था हमसे, ठीक है, तो उसे क्या कर दिया साइंटिस्ट लोगों ने, उनको फिजिकल क्वांटिटी में डाल दिया। तो प्लेन एंगल में अब प्लेन एंगल में क्या हुआ, एक सेंटर है, ठीक है, इसका रेडियस r है और इसको हमने रोटेट कर दिया कुछ एंगल थीटा से, तो यहाँ पर भी लेंथ क्या r ही रहेगा। ओके, तो यहाँ से ये a है और ये b है, ये यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया, ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ, इसे हम r को बोलते हैं, ठीक है, और ये वाला r जो है, r हमारा क्या है, रेडियस। तो हम यहाँ से थीटा जो डिफाइन करते हैं, थीटा बराबर हम बोलते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आर्क होता है हमारा ए बी और रेडियस होता है आर, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू हमें मिला ए बी बाय आर। ए बी किसको डिनोट करता है, लेंथ को, ठीक है, ए बी हमें डिफाइन करता है लेंथ को। तो लेंथ का जो हमारा लेंथ का जो हम यूनिट लिखते हैं, हम मीटर लिखते हैं। अगर लेंथ का हम डायमेंशन लिखें, एंड एन एस आर, ओके, देखो अगर लेंथ का अगर तुमसे डायमेंशन पूछ ले, अभी हम डायमेंशन के ऊपर भी आएंगे, ठीक है, तो अगर लेंथ क्या होता है, ये डिस्टेंस हो गया। अगर यूनिट देखो, इसका यूनिट क्या होता है, ए बी लेंथ आर, मीटर बोलोगे, रेडियस का भी यूनिट क्या बोलोगे, मीटर बोलोगे, तो यहाँ पर ये चीज क्या हो गया, यहाँ पर मीटर और मीटर डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, मीटर को अगर हम इसका लेंथ जो होता है, ठीक है, लेंथ का इसको हम डिफाइन तो मीटर से करते हैं, इसका डायमेंशन क्या होता है, बताओ डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन एल होता है, ओके, इसका डायमेंशन एल होता है। रेडियस का भी डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। एल और एल आपस में कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम नोट एल नोट टी नोट, ठीक है, तो मतलब एम किसी भी नंबर के पावर 0 करोगे तो वो चीज क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर या किसी भी डिजिट अल्फाबेट किसी का भी चीज का पावर 0 करोगे तो वो 1 होता है। ओनली एक एक्सेप्शन होता है यहाँ पर, अगर 0 टू दी पावर 0 कर दोगे तो यहाँ पर 1 नहीं होता है। ये जो हमारा है, ये क्या है, हमारा इनडिटर्मिनेंट टर्म है, ये मैथमेटिक्स में करोगे, ठीक है, बाकी किसी भी नंबर पे करेंगे 1 होता है। तो हम एम नो 0 के पावर एल के पावर 0 टी के पावर 0 को हम 1 बोल सकते हैं। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है, थीटा जो है हमारा ये डायमेंशन लेस हो गया। अगर हम बात इसका एंगल का करें कि इसका अगर हम बात करें यूनिट का, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, तो बताओ इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट जो है ये दिया गया है रेडियन, और अब तुम्हें पता है रेडियन को कभी कभी हम डिग्री में भी कन्वर्ट करते हैं, तो रेडियन और डिग्री बोलोगे, ठीक है, दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। ये तो हमारा था सप्लीमेंट्री एंगल। सर देखो सब सर शायद, हाँ सर बोलो। सर इसे एक बार और रिपीट कर दीजिए। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं हुआ। नो हाँ, सर। ठीक है। इसके सर बाद सप्लीमेंट्री एक बार हाँ, समझा। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का 2 पार्ट आता है, एक आता है हमारा प्लेन एंगल और दूसरा आता है सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल जब होता है, अब किसी सीट पे, किसी तुम्हारे कॉपी के हो गया, ठीक है, A4 साइज पेज ले लो, उसके ऊपर तुमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, अब उसका जो एंगल निकालोगे थीटा, ठीक है, वो जो एंगल निकालोगे, ये जो प्लेन एंगल मतलब कि ये जो एंगल हम निकालेंगे, ठीक है, ये थीटा, इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। पहला जो हमने बताया कि प्लेन एंगल होता है, वो प्लेन एंगल हमको कौन सा होता है, हमारा एंगल थीटा होता है। ये थीटा का यूनिट क्या बोला गया है, रेडियन बोला गया। पहला हम ये चीज पढ़ेंगे इसमें सप्लीमेंट्री में। एक दूसरा आता है सॉलिड एंगल, समझ में आया। अभी तुम्हें यूनिट और डायमेंशन समझ में नहीं आया तो इसको छोड़ो, डायमेंशन इसका समझ में नहीं आया, छोड़ो, अभी मैं डायमेंशन एनालिसिस करूंगा, ओके। तो अभी इतना जानो कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का
जो हमारा होता है यूनिट होता है, हमारा क्या होता है, यूनिट रेडियन होता है। अब इसके बाद और प्लेन एंगल कैसा होता है, किसी हम सीट के ऊपर जो हम मेजरमेंट करते आ रहे हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर आपने, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने जब जितना भी एंगल मेजर कर रखे हो अभी तक, वो आपका प्लेन एंगल है, ठीक है, जब भी हम थीटा वगैरह निकालते हैं। एक यहाँ पे दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अब ये जो सॉलिड एंगल होता है ना, ये आपका 3D एंगल होता है। अभी जो हम पेज पे जो हम बात कर रहे थे, किसी कॉपी पे अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 2D में आएगा, ठीक है, ये हमारा 2D प्लेन में आता है। अगर हम 3D का बात करें तो 3D में आप एग्जांपल के लिए लोगे, एक आइसक्रीम का जो कोन होता है ना, आइसक्रीम का कोन, अब ये जो हम एंगल मेजरमेंट करेंगे, अब ये हमें इसे सीट पर तो हमने बनाया, ये तो 2D में बना दिया। अगर इसको आप रियल में देखो, आइसक्रीम के कोन को पकड़ो और उसका अगर आपको एंगल का मेजरमेंट करना पड़े, ठीक है, तो उसका एंगल का मेजरमेंट आप कैसे करोगे, ये यहाँ से लेकर इस हिसाब से आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, ऐसे करके ये सारा एंगल आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे हम सॉलिड एंगल में हम 3D एंगल को मेजर करते हैं और इसका यूनिट हाँ m to the power 0, c to the power 0, t to the power 0 का मतलब समझ नहीं है। इसका मतलब हुआ डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। और अभी मैं डायमेंशन एनालिसिस पे जाऊंगा, एक बार इसको अभी स्किप ही कर लो, ठीक है, अभी इसको स्किप कर लो, ये चीज क्या है अभी भूल जाओगे, ठीक है। अभी मैंने बस इतना बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल दो टाइप के, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल वो होता है जब हम किसी सीट ऑफ पेपर के ऊपर हो उसे हम एंगल डिफाइन करते हैं, और हमारा सॉलिड एंगल वो होता है जो 3D टाइप का एंगल हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, वहां पर हम, आया समझ में, 3D एंगल जब हम डिफाइन करेंगे वहां के लिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक आइसक्रीम का कोन ले लो, ये हमारा किसी में उसका एंगल हमें मेजरमेंट करना होगा तो हमें 3D में करना होगा, इसका जो यूनिट होता है उसे हम ST रेडियन बोलते हैं, और कहीं पर इसको शॉर्ट में STRAD करके मिलेगा, ठीक है, ST रेडियन बोलते हैं इसको, ठीक है, इतना इसको जान लो। अब जो सेकंड हमने स्किप कर दिया था, वो हम सेकंड पे आते हैं, पूरा का पूरा हमें डेप्थ में सेकंड को ही पढ़ना है। प्लेन एंगल डायमेंशनलेस होता है क्या सर? अभी हम डायमेंशनलेस पर हम जब जाएंगे तब हम आपसे बात करेंगे इसके ऊपर। प्लेन एंगल हाँ डायमेंशनलेस होता है, सॉलिड एंगल। ओके, अब हम अगला देखेंगे ड्राइव, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में पहले जान लो। द क्वांटिटी which are formed by the depend upon fundamental quantities. combination of one or more than one fundamental physical quantities, ठीक है। तो हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होता है, ठीक है, द क्वांटिटी विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो, हम देखते हैं, जैसे कि आप देखो, अब आपसे स्पीड पूछा गया है, ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, हाँ सर ये डेफिनेशन हमें लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, बस आप देखते चलिए, ओके, आपको बस देखते चलना है, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहां से नोट डाउन करें। अभी आप पूरा का पूरा समझने के ऊपर टाइम दो। अब जैसे स्पीड का फॉर्मूला जानते हो ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो एक चीज याद रखना, जब भी हम यूनिट और डायमेंशन पढ़ते हैं ना, ये हमारा पूरा फिजिक्स में चलता है, ये हमारा होल फिजिक्स तक चलता रहेगा। तो आपके पास उतना फॉर्मूला अभी तो होगा नहीं, लेकिन अभी तो आपको बेसिक्स होगा, आपके पास बेसिक्स फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आगे हम कर रहे हैं। ये आपका जब पूरा 11th 12th हो जाएगा, आप तब बोलोगे कि आपका डायमेंशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। किसी ने चेक सेक्शन में पूछा है कि ग्रीस वेट भी डिराइव्ड होता है क्या सर? हाँ,
अब देखो वेट क्या होता है, वेट होता है mg, ठीक है। अगर तुमने पूछा, अगर तुम्हें पता हो तो वेट होता है mg, w इक्वल टू हम mg से हम वेट को डिफाइन करते हैं। और वेट को हम ये नहीं कि हम तुम जो मेजरमेंट करते हो वो जो 50 kg आता है वो रीडिंग होता है, ठीक है। वेट होता है हमारा mg, ये कॉन्सेप्ट NLM के अंदर है, तो वहां पे हम इसको करेंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का क्या होता है बताओ यूनिट। मीटर। अभी हम सारे चीज का यूनिट पे हम अभी फोकस कर रहे हैं, अभी हम डायमेंशन पे नहीं जा रहे हैं। तो यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये हमारा स्पीड का होगा सेकंड। हाँ ठीक है। सेकेंड को एस से भी लिखते, यानी तो ऐसे SEC लिख दो शॉर्ट में सेकेंड। अब एक्सीलरेशन पूछा गया है, मतलब एक्सीलरेशन को का क्या फॉर्मूला जानते हो एक्सीलरेशन का। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। वेरी गुड। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम बोलो, यानी तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम बोलो, ठीक है। तो अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड। टाइम, मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ये तो वेलोसिटी से एक टाइम और है, यहाँ पे एक टाइम और आ जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा मैं पूछ रहा हूँ मोमेंटम। अब तो मोमेंटम का क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। हाँ मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। चलो अगला स्लाइड पे। फोर्स, फोर्स का क्या होगा, फोर्स का पहले फॉर्मूला लिखो। हाँ मास का न्यूटन। केजी मास इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक SI भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसी सब को अब देखो न्यूटन। हमें जब हम सवाल सोल्व करेंगे, ठीक है। अब तुमको अब देखो 10 न्यूटन बोलने में अच्छा लगता है कि 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमें बोलने में 10 केजी सकता है। ये बोलने में सही नहीं लगता, हमें 10 न्यूटन बोलने में अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं ना, तो SI सिस्टम, मतलब क्या हुआ, SI एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एक यूनिट बनाया गया, उसने इनको न्यूटन बोल दिया, तो ठीक है। तो उसको इसने 1 m × a को मास इनटू एक्सीलरेशन, इसका SI यूनिट फोर्स का न्यूटन बोल दिया। तो इसके ऊपर भी हम आएंगे, SI यूनिट क्या होता है हमारा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, फोर्स का kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम अगर आपसे पूछा गया एनर्जी बताइए, एनर्जी का क्या होगा यूनिट। अब यहाँ पर एनर्जी कौन सा एनर्जी, चलो मैं काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हाफ into mv, केजी केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकेंड। अब केजी हो गया, मास लिख लिया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड लिख लिया, और इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया केजी मीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा सेकेंड का स्क्वायर हो गया। अब बताओ वन को, हाफ को क्यों छोड़ दिया, तो कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। डायमेंशन। हाँ डायमेंशन लेस होता है कांस्टेंट, और यूनिट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे नंबर हो गया हमारा 50, इसका यूनिट क्या है, कुछ भी यूनिट नहीं है, ओके। अब चलो ये तो काइनेटिक एनर्जी था, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछूं, पोटेंशियल एनर्जी mgh। फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। अब बताओ आगे क्या होगा, सर केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेम होगा। अब बताओ ये तो दोनों सेम ही आ गया ना, काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम हो गया। और कोई तुम जानते हो क्या एनर्जी का फॉर्मूला, और भी किसी टाइप का सर एनर्जी। इजिकल हाँ एक, चलो एक और बताया, एनर्जी बराबर mc स्क्वायर। चलो इसका बताओ यूनिट क्या होगा, सर सेम ही होगा, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि कोई भी एनर्जी हमें पूछा गया है, किसी भी टाइप का एनर्जी पूछा गया है, तो उसका मतलब कि यूनिट यही आएगा, आएगा कि नहीं, इसका यूनिट यही आएगा, ठीक है। सेम है। तो अगर इस चीज का डायमेंशन भी पूछा जाता, अभी मैं डायमेंशन पे आया नहीं, जब मैं बोलूंगा कि चलो एनर्जी का बताओ, तो अपने मन से जो भी तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो लिखना, और उसका डायमेंशन लिख देना, वो भी डायमेंशन सेम ही आएगा, ठीक है। चलो एक अगला करते हैं,
जी प्रेशर। अभी जो जो तुम्हें बेसिक फार्मूला आता है बस हम उसी के ऊपर काम करते हैं। चलो प्रेशर का बताओ क्या होता है। फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इनका निकालना। सर N/m²। फोर्स का होता है, ठीक है, अभी तुमने फोर्स का पहले ही निकाल लिया तो वो आया था क्या, केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। पीछे से देख लो। और एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ, ठीक है। अब जैसे हम किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालो, ठीक है, या किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालो, स्क्वायर का तो ए बोलोगे, इसका लेंथ चलो एल इंटू बी बोल देंगे, तो एल इंटू बी बोल देंगे। ये भी हमारा, इसका भी क्या होगा, मीटर ही है, और ये भी हमारा मीटर है, तो मीटर और मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, के जी, ठीक है, के जी। तो इसको ऐसे लिखोगे ना तुम, के जी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर। यहाँ से 1 मीटर चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा के जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारा प्रेशर आएगा, ठीक है, वेरी गुड, ओके। अभी तक में तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो मीटर आया ना, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अब मीटर आ गया तो थोड़ा सा मीटर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एरिया मैंने बोला, एरिया ऐसे करके लिखा मैंने, मीटर स्क्वायर, ओके। एक चीज इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, और एक बार मैं लिख रहा हूँ मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एरिया लिख रहा हूँ मीटर क्यूब। अब यहाँ पर कभी इसको बुक्स में देखोगे आप, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखा मिलेगा, क्यूबिक मीटर, और कभी आपको मिलेगा मीटर क्यूबिक। बताओ कौन सा इसमें लिखा सही है। उससे पहले, ठीक है ना, इन ये दोनों सवाल से पहले आप मुझे बताओ कि कभी कभी ना मीटर आप ऐसे भी लिखते हो, या नहीं तो मीटर ऐसे भी लिखो। आप ना ये कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि इसके स्पेलिंग में। तो बताओ कौन सा मीटर लिखना यहाँ पे सही है। सर RE वाला। RE। सर RE वाला। वेरी गुड, ये वाला गलत है ना, ये वाला हमारा लिखना गलत है। सर गलत नहीं है एक्चुअली। फिर अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, 50 सेकेंड बचा हुआ है। तो 40 मिनट्स के बाद क्या होता है कि जूम का टाइम आउट हो जाता है। तो जो लिंक आपको कल्याण सर ने जो लिंक वापिस से सेंड, आपको पहले जो सेंड किया था मेरा लेक्चर का, उसी पे आप जाना, ठीक है, उसी को रिकनेक्ट करना, वापिस से आप आ जाओगे मीटिंग में, ठीक है। दोबारा से कोई लिंक नहीं मिलेगा, उसी को आप रिकनेक्ट करो। दोनों सेम ही है, मैं वापिस से आपको लिंक दूं चाहे आप उसी पे क्लिक करो, वो मेरा ही आईडी है, तो दोनों सेम ही जगह आ जाओगे। तो आप तुरंत टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट आ जाना, ओके। आ गया ना सबको समझ में। आपको क्या करना है, Yes, जैसे ही sir. टाइम आउट हो एकदम जल्दी से फास्ट, यस सर। हाँ फास्ट, फिर उसी लिंक पे कनेक्ट करना। देखो क्या होता है ना, जूम बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, और